रूस का यूक्रेनी फोर्स पर एक जवाबी हमला हुआ है। मिलिट्री कैंप पर मिसाइल से अटैक कर दिया गया। रूस का यूक्रेनी सेना पर प्रीएम्प्टिव अटैक। तस्वीरें आपके सामने। और यूक्रेन के सैन्य अधिकारी मेजर जनरल वादिम स्किबित्स्की का बड़ा दावा सामने आया है। रूस बढ़ा रहा बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन। क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन पर भी जोर। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को मिल रही है मिसाइलें। किम जोंग 50,000 सैनिक भी यूक्रेन फ्रंट पर भेजेंगे। तो पुतिन का प्रतिशोध, विध्वंस का विंटर कोट। सर्दियों में यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाना इसका मकसद है। मिसाइल हमलों से बिजली उत्पादन को ठप करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन की एयर डिफेंस पावर को कमजोर करना इसका मोटिव है। यूक्रेन में पैट्रियट की कमी का फायदा उठाकर ज्यादा हमले किए जाएं। नागरिक इलाकों पर दबाव बढ़ाकर मनोबल तोड़ना मंशा है। बिजली, गर्मी और पानी का संकट पैदा करना, लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाना, यूक्रेन की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ाते जाना। सर्दियों को यूक्रेन की कमजोरी बनाने की कोशिश हो रही है। नॉर्थ कोरिया के 50,000 सैनिकों के जरिए तबाही मचाने की कोशिश है। और देखिए पुतिन का विंटर प्लान क्यों, तो रूसी शैडो फ्लीट को यूक्रेन बार बार निशाना बना रहा है। अजोव सी समेत बाकी जगह शैडो फ्लीट पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। यूक्रेन के रूसी तेल अर्थव्यवस्था पर ड्रोन अटैक भी बढ़े हैं। रूसी रिफाइनरी, तेल भंडार, पुल, रेल नेटवर्क पर हमले हुए। लगातार बढ़ रहे यूक्रेनी हमले से पुतिन बेहद गुस्से में हैं। पुतिन चाहते हैं कि अब जंग में जल्द से जल्द जीत हो। इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और वहीं खबर तो यह है कि यूक्रेन की गाइडेड एरियल बॉम्ब की टेस्टिंग भी पूरी हो गई है। इक्विलाइजर बॉम्ब आधिकारिक खरीद में शामिल कर दिया गया है। रूसी गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब एडवांटेज का इसे जवाब माना जा रहा है। 130 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इक्विलाइजर का हम जिक्र कर रहे हैं। अमेरिकी जेडैम ER से 1/3 कम की लागत में इसे तैयार किया जा सकता है, तो यह भी एक बड़ी खासियत है। तो देखिए रूस का ग्लाइड बम एडवांटेज वर्सेस यूक्रेन का ग्लाइड बम इक्वलाइजर, जरा ये तुलना भी देखते हैं। अपने टारगेट के बिल्कुल ऊपर जाने की जरूरत इसे नहीं पड़ती है और बम अपने विंग्स खोलकर ग्लाइड करता है। 130 से ज्यादा किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक ये हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा 250 किलो का भारी वॉरहेड ले जाने में भी ये कैपेबल है। सामान्य बॉम्ब को प्रिसीजन वेपन बना सकता है। सीधे ना गिरकर विंग्स की मदद से ये ग्लाइड करता है। F-16 और मिराज 2000 से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इक्विलाइजर की खासियत क्या है? वॉरहेड 250 किलोग्राम तक ले जा सकता है। अधिकतम रेंज 130 किलोमीटर से ज्यादा है। न्यूनतम रेंज करीब 10 किलोमीटर है। लंबाई की बात करें तो 2.7 मीटर है। विंग स्पैन इसका है 2.4 मीटर का। रिलीज ऊंचाई जो है वो 10,000 मीटर से भी ज्यादा है, 10,000 मीटर से भी ज्यादा। लागत की बात करें तो अमेरिकी जेडैम ER से ये 3 गुना कम लागत में तैयार हो सकता है। कुलकर्णी साहब, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जो हैं वो जमा करने की होड़ से मच गई है। आज की तारीख में दुनिया के अलग अलग जो देश हैं उनको देखकर, उनके इरादों को देखकर, उनके फ्यूचर की योजनाओं को देखकर तो ऐसा ही लगता है बाकी सारे मुद्दे किनारे कर दिए गए हैं। सिर्फ तगड़ा से तगड़ा जो हथियार है वो कैसे अपने पास लाया जाए, कैसे विध्वंसक हथियारों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए, ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ नजर आ रही है। ये अपने आप में दुनिया के लिए कितनी घातक है? बहुत घातक है समीर। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जो हम लोग टोटल वॉर कह रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसके पास पैसा है, जिसके पास मैन पावर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, और कौन सा ऐसा देश है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कितनी देर तक टिक सकता है। तो अब रूस जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक रूस अकेला खड़ा है और 30 देश मिल करके यूक्रेन की मदद करें, यानी कि 30 देश वर्सेस 1। 30 देश अपनी टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ।
जब रूस ने 30%, सोवियत यूनियन ने अपना जीडीपी का 30% खर्च करने की कोशिश की, तो क्या हुआ? सोवियत यूनियन का टूट गया। तो क्या किया रीगन ने? स्टार वॉर, न्यूक्लियर वॉर, मिसाइल वॉर में रूस को खींचा, सोवियत यूनियन को तब खींचा, जिससे कि सोवियत यूनियन 2 टुकड़े में होकर के इतने सारे टुकड़े हो गए कि रूस बच गया। तो ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से नए नए तरीके सोचे जाएं, किसकी टेक्नोलॉजी है, किसका इनोवेशन है। जो इक्वलाइज़र की आप बात कर रहे हैं, अगर 10,000 मीटर से उसको स्लाइड करते हैं, 130 किलोमीटर 250 किलोग्राम का वो वॉरहेड लेकर के जा रहा है, उसके बाद नेविगेशनल अपना खुद गायरो है, खुद वो प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है। ये क्या दर्शाता है? हम देख रहे हैं यूक्रेन किस तरीके से लो कॉस्ट के ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ तक कि वो ईरान को देने की बात कर रहा था। तो इस तरह की जब बातें करते हैं, हर कोई सोचता है कि कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा हम दुश्मन के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए इक्वलाइज़र की जो कीमत है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ज़बरदस्त है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? युद्ध को समाप्त करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कन्वेंशनल वेपन्स के द्वारा, प्रिसीजन वेपन्स के द्वारा ही युद्ध समाप्त करने की कोशिश। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज जो बार बार हम सब चर्चा में सुनते हैं, कहते हैं, वो ये कि ये युद्ध इसीलिए लंबा चल रहा है क्योंकि यूक्रेन को हथियारों से तमाम देश मदद कर रहे हैं। तो यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है उस पर रूस ने अमेरिका और तुर्की को कड़ी चेतावनी दी है। मॉस्को ने कहा अमेरिका और तुर्की मिलकर पैंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को देगा 70 ATACMS मिसाइल और इसको लेकर रूस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। तो यूक्रेन को हथियार, तुर्की तक जंगी आग। जी हां, यूक्रेन अमेरिका में $280 मिलियन की वेपन डील हुई है। आप सोचिए, इतनी बड़ी डील हुई है। अमेरिका अभी भी यूक्रेन को लगातार फ्यूल कर रहा है। ATACMS मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम देगा अमेरिका, यह तय किया गया है। 70 M39 ATACMS मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हथियार अभी भी यूक्रेन को देने की हो रही है तैयारी। 12 M270 रॉकेट लॉन्च सिस्टम भेजेगा अमेरिका यूक्रेन को मदद के लिए। 2500 M26 रॉकेट क्लस्टर हेड के साथ भेजे जाएंगे और 203 mm के 47,000 क्लस्टर आर्टिलरी शेल्स भी अमेरिका देगा। और तुर्की अपने भंडार में मौजूद अमेरिकी वेपन जो है वो यूक्रेन भेजेगा।